अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक नए वीलॉग के साथ आज मैंने सोचा घर के कामों के साथ साथ आपको थोड़ा सा ऑनलाइन शॉपिंग की टिप्स दी जाए। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैं सर्च कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीलॉग भी बनाया जाए। और जो मेरे नॉर्वे में रहने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए शायद ये टिप्स जो मैं आज दूंगा वो फ़ायदेमंद साबित हों, और जो मेरे व्यूअर्स नॉर्वे से बाहर बैठे देख रहे हैं उनके लिए मेरी सबसे बड़ी टिप्स यही है कि हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले वेबसाइट की जांच पड़ताल ज़रूर कर लें। उसके बारे में एक सर्च कर लें कि क्या वो वेबसाइट सही है, वैलिड है कि नहीं है। और दूसरी, अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन का ख़ास ख्याल रखें, उसको बस ऐसे ही नेट पे इस्तेमाल मत करें। तो चलें, थोड़ी सी जो टिप्स मेरे पास हैं जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और होप कि आप मुझे कमेंट्स में अपनी टिप्स ज़रूर देंगे कि जो मेरे फ़ायदे में आ सकें। तो चलें देखते हैं उन टिप्स के बारे में। नॉर्वे में जो काफ़ी नॉर्वेजियंस और मेरे नॉर्वे के जो व्यूअर्स हैं वो देखते ज़रूर होंगे, आते होंगे इस साइट के ऊपर। इसका नाम है थेमू। ये चाइना का साइट है और इस साइट पे आपको घर से लेके टूल से लेके कंप्यूटर से लेके बिजली से लेके तमाम चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल सकती हैं लो प्राइस पे। ज़ाहिर है इनकी क्वालिटी के बारे में तो शक शुबा है ही है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, यानी काफ़ी मुफीद और काम आने वाली चीज़ें भी ज़रूर हैं। तो मैं तो थेमू पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बाय करता हूँ। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो मुझे जिसके बारे में नहीं पता था और मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि अगर आप इसकी जो सर्च वाली ये ऊपर जो बार है, इस सर्च में अगर आप लिखेंगे क्लेम क्रेडिट, अगर क्लेम क्रेडिट के बारे में आप लिखेंगे तो एक नया साइट खुलेगा। इस साइट में जो भी चीज़ आप बाय करेंगे तो आप अपना क्लेम क्रेडिट कर सकते हैं वापस, यानी आप उनसे क्लेम कर सकते हैं कि आपको वो क्रेडिट वापस करें। उसका तरीकाकार एक इनका अपना है। उसमें तरीकाकार मैं आसान लफ्ज़ों में अगर बताऊं तो उन्होंने ऐसा किया कि मिसाल के तौर पे 500 की कोई चीज़ है तो उसमें अगर उन्होंने मुझे क्लेम क्रेडिट करने का 200 करोड़ कर दिया तो 200 करोड़ को उन्होंने डिवाइड कर दिया 5 दिनों में, और 5 दिनों में उन्होंने डिवाइड ऐसे किया कि वो मेरे से जो है ना, उनकी उम्मीद मेरे से ये है कि मैं 5 दिनों में रोज़ एक दफ़ा आऊं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मनी को रिक्लेम करूं। उससे शायद इनको फ़ायदा इस चीज़ का होता है कि जितनी बार आप इस साइट पे आओगे तो आप कोई ना कोई नई चीज़ देखोगे और आपका दिल उस पर आ जाएगा और आप वो बाय कर लोगे। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से तो उनका ये जो तरीकाकार है मार्केटिंग का, ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि मैं तो जब भी क्रेडिट क्लेम करने जाता हूँ तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ख़रीद लेता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि थेमू की चीज़ें बाय करने का एक और फ़ायदा बड़ा ये है कि आप जब ये बाय करते हैं तो रिटर्न करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम रिटर्न कर सकते हैं। तो इसलिए इस लिहाज से थेमू बहुत जी व्यूअर्स, आज मैं जब काम से घर आया तो मुझे पता चला कि हमारा जो स्टोरेज है उसमें बिजली नहीं आ रही, और उसमें मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा वगैरह रखी हुई हैं, एक्स्ट्रा फ्रिज है, फ्रीज़र है, तो वो बंद पड़ा हुआ। और साथ ही साथ जो मेरे किराएदार हैं उन्होंने मुझे बताया कि उनके कमरे की भी एक कमरा उनका जो है जिसमें वो रेंट कर रहे हैं उसमें एक कमरे में बिजली नहीं आ रही है। तो मैंने ये चीज़ें थोड़ी चेक की कि वजह क्या है कि बिजली क्यों नहीं आ रही। तो जो आपकी मेन बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है जिसको आप खोल के चेक कर सकते हो, उधर मेरी नॉर्वेजियन में हम उसे कहते हैं सिक्रिंग, उसको मैंने जाके चेक किया तो उसमें एक सिक्रिंग हमारी बंद थी, और वो बाहर की सिक्रिंग थी, वो उन्हीं कमरों की सिक्रिंग है जो बंद है। और अगर वो बंद है तो फिर मुझे थोड़ी सोच में आया कि ये क्या वजह हुई है कि बंद हुआ। देखिए, अगर आपकी सिक्रिंग बंद हो जाती है ना तो कभी कभी हो जाता है कि ऐसी वजूहत होती हैं कि बंद हो जाती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल नहीं है उनका बंद होना। अगर वो बंद हो गई हैं तो आपको ज़रूर ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ हुआ, या कहीं आपने उसको नॉर्वेजियन में कहते हैं ओवर ब्लास्टिंग, या आपने उसको ओवरलोड तो नहीं किया हुआ। अगर आपने उसको किया हुआ तो इसकी वजह से वो बंद हुई है। और देखें, ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है कि अगर वो बार बार बंद हो रही है। तो अभी तक मैंने उसको टर्न ऑन नहीं किया, मैंने जाके अपनी बोर्ड में चेक किया, वहाँ पे वो टर्न ऑफ हुई है।
तो मैंने अभी तक उसको टर्न ऑन नहीं किया, क्योंकि मैं इसलिए नहीं टर्न ऑन करना चाह रहा, पहले मैं वजह ढूंढना चाह रहा हूँ कि क्या वजह, कि किसकी वजह से ये जो है ना वो टर्न ऑफ हुई है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज कारपेंटर काम कर रहा था, यानी जो लकड़ी का काम करता वो आज काम कर रहा था यहाँ पे, और उसने जो है जो यहाँ पे वायर्स हैं उनको थोड़ा सा छेड़ा है। जो वायर्स हैं वो ये हैं, ये वाली वायर्स आप देख सकते हैं, उसने इन वायर्स को छेड़ा, और ये बटन उसको समझ नहीं लग रहा था कि ये किस चीज़ का बटन है। अब ये उसको इसलिए समझ नहीं लग रहा था कि बटन किस चीज़ का है, क्योंकि आप ये जो बर्फ़ देख रहे हैं ना, ये सारी पड़ी हुई है जो बर्फ़, इस बर्फ़ के नीचे जो है एक मैंने लकड़ी का टेरेस सा बनाया हुआ, जिसे हम ओरिजिनल में टेरेस कहते हैं, लेकिन लकड़ी का रैंप सा बना हुआ है। उसके अंदर मैंने जो है ना वो खूबसूरत लाइटें बीच में लगाई हुई हैं जो ग्राउंड पे होती हैं। अब वो लाइटें जो है बर्फ़ की वजह से उसे नज़र नहीं आ रही, वो कवर हुई हुई हैं। तो उसने क्या किया कि उसने जब इस स्विच को, क्योंकि वो ये छत बना रहा है अपार्टमेंट के लिए, ये देखें आप नीचे दरवाज़ा, अपार्टमेंट के लिए जब वो छत बना रहा था तो उसने मके क्या नाम है ये स्विच, क्योंकि पहले जहाँ पे ये छत है यहाँ पे था, तो उसने स्विच को यहाँ से यहाँ पे मूव किया, तो उनमें से एक वायर जो है वो नीचे यहाँ बर्फ़ में गिर गई है, और जो बर्फ़ में गिरी है तो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से बिजली पीछे बंद हो गई है। अब उसने वापस ये लगा तो दी हैं तारें, लेकिन अब मुझे पता नहीं उसने कैसे लगाई हैं। तो मैंने उससे फिर कॉल की है, कॉल करने के बाद मैंने उससे ये पूछा कि क्या उसने वायर्स ठीक लगाई हैं और सही लगाई हैं, और उसने मुझे कहा कि उसने बिल्कुल ठीक लगाई हैं। थोड़ा वो बिजली का काम जानता भी है, तो इसलिए मैं उस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, वरना ये काम आपको इलेक्ट्रिशियन से करवाना चाहिए, या फिर अगर छोटा मोटा काम आप खुद जानते हो तो आप खुद भी कर सकते हो। मैंने खुद की थी, यहाँ पे वायरिंग मैंने खुद की हुई है, तो क्योंकि मैं थोड़ा बिजली का काम जानता हूँ तो इससे फिर मैंने वायरिंग खुद की थी। तो चलते हैं और दोबारा स्विच को ऑन करते हैं, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विच को ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि लाइट दोबारा वापस आई है कि नहीं आई है। तो चलें देखते हैं, टर्न ऑन करके देखते हैं। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो है नंबर 12, ये मेरी जो है ना स्टिकरिंग बंद हुई है। तो टर्न ऑन करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑन तो मैंने कर दी है, अब देखते हैं अगर ये खुद ही टर्न ऑफ होती है कि नहीं होती। अभी तक तो टर्न ऑफ नहीं हुई। अब बाहर जाके चेक करते हैं कि जो बिजली है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखते हैं कि अगर दोबारा टर्न ऑफ हुई तो इसका मतलब इसमें शॉर्ट सर्किट है। अभी तक तो नहीं हुई। चलें देख लेते हैं कि बिजली आई है कि नहीं। यस, लाइट ऑन है। तो इसका मतलब फिर यही हुआ कि जो वायर थी उसी में शॉर्ट सर्किट हुआ था, वही गिरी है नीचे बर्फ़ में, और उसकी वजह से जो है ना वो मेन स्विच जो है ना मेरा ऑफ हो गया, और अब उसको मैंने ऑन किया तो बिजली वापस आ गई है। यहाँ तो ये ठीक हो गया। अब देख लेते हैं कि जो मेरा किराएदार है उसके कमरे की बिजली वापस आई है कि नहीं है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि उसके कमरे की खिड़की है जहाँ पे हल्की हल्की रोशनी है, तो इसका मतलब है कि अंदर लाइट। तो जी व्यूअर्स, सुबह कितनी खूबसूरत है, बाहर रोशनी कितनी अच्छी है, और आज हम लोग जा रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी। मेरे बेटे का पासपोर्ट ख़त्म हो गया, तो उसके लिए मुझे कोई पेपर्स को साइन करना है, और जिसके लिए दोनों पेरेंट्स को वहाँ पे होना ज़रूरी है। मेरी वाइफ तो जाके हुआ ही थी, और अब मेरी टाइम है, तो मैंने आज काम से हाफ डे लिया और जाके अमेरिकन एम्बेसी जाके मैंने पेपर्स को साइन करना। लेकिन देखें क्या खूबसूरत सुबह है। तो जी व्यूअर्स, मेरे पीछे अमेरिकन एम्बेसी आ गई है। कैमरा मुझे यहीं पर रखना पड़ेगा, और मैं कैमरा नहीं करीब लेके जा सकता सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो इसलिए चलते हैं अमेरिकन एम्बेसी, अपने पेपर्स को साइन करते हैं और फिर वापस आते हैं। तो जी व्यूअर्स, मेरा अब काम अमेरिकन एम्बेसी में ख़त्म हो गया है। पासपोर्ट जो मैंने जिसके लिए साइन करना था वो मैंने कर दिया है। काफ़ी हैवी सिक्योरिटी थी अंदर, यानी जैसे एयरपोर्ट के अंदर जाना होता है वैसी सिक्योरिटी थी, यानी सब चीज़ें आपको गेट पे ही दे देनी है, फ़ोन भी, सब कुछ, और अंदर जाके आपने इंतज़ार करना है। और साइन करने में मुझे लगे हैं कोई 2 मिनट लगे हैं,
लेकिन इंतज़ार मैंने आधे घंटे से ज़्यादा किया है। तो अंदर बिल्कुल जैसे कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, स्कूल में टेबल्स पड़े होते हैं, वैसे लोग बैठे हुए हैं बच्चों के साथ। बेचारे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी लंबी क्यू अंदर। तो अगर आपने अमेरिकन एम्बेसी आना है तो मेरे लिए मैं आपको ये टिप्स देना चाह रहा हूँ कि मेरी तरफ से आपके लिए टिप्स ये है कि आप लोग बहुत अच्छा टाइम लेके आएँ। यानी आपको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 से 3 से 4 घंटे जो है वो आपको दिमाग में रख के आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अचानक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और मैंने तो हाल ही साइन करने थे, लेकिन जो लोग अंदर अपने बच्चों के लिए पासपोर्ट्स वगैरह बनवा रहे हैं या अपने लिए वीज़ा लगवा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो इसलिए जब भी आप आएँ अमेरिकन एम्बेसी में तो यहाँ पे खुला टाइम लेके आएँ और थोड़ी प्लानिंग के साथ आएँ कि आपने गाड़ी कैसे पार्क करनी है, यहाँ पे पहुँचना कैसे है। तो ये ना हो कि आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करें तो आपको उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ जाए, क्योंकि ओस्लो में गाड़ी पार्क करना बहुत महंगा है। तो इसलिए अगर आप अमेरिकन एम्बेसी में आएँ तो सबसे बेहतर तो यही है कि यहाँ पे थेबाने या जो मेट्रो या ट्रेन टाइप यानी आप जिसे कह सकते हैं वो है, जो आपको यहाँ करीब ही उसका स्टेशन है पहुँचा देती है। वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस है तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 नहीं तो 15 मिनट का, और फिर आप आराम से आके एम्बेसी में इस सुकून से बैठ सकते हैं कि बाहर आपकी जो पार्किंग है वो आपको बहुत कॉस्ट नहीं करेगी। वरना इनकी अपनी पार्किंग भी है और उसकी भी कॉस्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि आप ट्रेन ही लें, लेकिन ये कि आप यहाँ पे ज़ाहिर है आप अपनी गाड़ी को भी पार्क कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा टाइम है, मैंने हाफ डे की फ्री ली हुई थी, तो चलें अब ओस्लो आ ही गए हैं तो आपको थोड़ा सा हम ओस्लो की एक अच्छी सी साइट दिखाते हैं, यानी थोड़ी व्यू पॉइंट दिखाते हैं। तो चलें देखते हैं वहाँ पर। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं खड़ा हूँ होल्मनकोल्म पर। आपको मैंने कोशिश की है थोड़ी सी टॉप पे, होल्मनकोल्म के टॉप पे आके थोड़ा सा ओस्लो सिटी का थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ी फॉगी हुआ है, इसलिए सही तरीके से और अच्छा व्यू नहीं आ रहा। होल्मनकोल्म जो मेरे नॉर्वेजियन व्यूअर्स हैं वो होल्मनकोल्म के बारे में बहुत जानते होंगे, क्योंकि होल्मनकोल्म नॉर्वे में बहुत मशहूर है। यानी ओस्लो सिटी में यानी ओस्लो शहर में ये होल्मनकोल्म है, और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि एक माउंटेन एरिया यानी टॉप है, बिल्कुल माउंटेन है सिटी के बिल्कुल साथ। और यहाँ पे जो ये सबसे मशहूर चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक स्की जंप बनाई हुई है जिस पे वो स्की करते हैं, उसके बाद जंप करते हैं। तो नॉर्वे की एक वन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स में से भी है, तो नॉर्वेजियंस बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे अक्सर विंटर में जो है ना वो टूर्नामेंट्स होते हैं और गेमिंग होती है, यानी काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पे स्कीइंग के लिए। और अभी तो सीज़न भी ज़्यादा विंटर है तो फिर लोग काफ़ी ज़्यादा आते भी हैं। इस जगह पे आने के लिए सबसे सूटेबल तरीकाकार जो है वो आपके लिए ये होगा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप लोग ट्रेन के ज़रिए आएँ, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे ईजी पड़ती है। गाड़ी यहाँ पे लेके आना मुश्किल नहीं है, लेकिन ओस्लो सिटी के अंदर गाड़ी को लेके आना बहुत एक्सपेंसिव है। आपको टूल टैक्स बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं और पार्किंग्स बहुत महंगी हैं। तो अगर आप होल्मनकोल्म आना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है। दूसरा ये है कि आपने अगर होल्मनकोल्म आना है तो और विंटर में आना है तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़े गर्म कपड़े पहन के आएँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सर्दी होती है यहाँ पे ऊपर, तो गर्म कपड़े पहनने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने कहा कि चलो अब यहाँ पे आए हुए हैं और जब यहाँ पे हम आए हुए हैं तो क्यों ना आपको मैं ये पॉइंट भी दिखाता चलूँ। तो अब चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाता हूँ जो स्की जंप वो जहाँ पे उन्होंने बनाई हुई है, जो यहाँ की सोवेनियर है यानी यहाँ की बड़ी मशहूर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें उधर चलते हैं। तो जी व्यूअर्स, इसका छत जो है वो अब ऑलमोस्ट फारिग होने वाला है।
अच्छा, इस छत के बारे में मुझे असल में जो मेरा बिल्डर है उसने मुझे रेकमेंड किया था कि ये प्लास्टिक का लगा लो, क्योंकि जो प्लास्टिक का छत है वो बहुत ख़ूबसूरत आता और उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी इतनी मुश्किल नहीं होगी, सिर्फ पानी मारोगे साफ़ हो जाएगा। और उससे एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि रोशनी जो है सूरज की वो नीचे यहाँ पे इधर अंदर रोशन रखेगी इस एरिए को। जितना ब्लैक करोगे तो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन देखिए, मेरी आप लोगों के लिए राय है कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं ना जहाँ पे हैवी स्नो पड़ती है, मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पे बहुत हैवी स्नो पड़ती है, और ये हैवी स्नो जो है वो अक्सर तमाम चीज़ों को यानी तहस नहस कर देती है। आप ये देखिए, ये मेरा ऊपर जो छत है यहाँ से टनों के हिसाब से बर्फ़ नीचे गिरती है और वो इतनी वज़नी होती है। तो अगर यहाँ से बर्फ़ नीचे गिरे और सीधा मेरे इस फ्लोर पे गिरे, जो आप देख सकते हैं कि यानी आप देख सकते हैं कि अगर ये प्लास्टिक का होता तो इसमें क्रैक आ सकता था। तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नो होती है, वहाँ पे आप लोग कोशिश करें कि आप लोग जो है वो कोई चीज़ प्लास्टिक की ना रखें, आपको थोड़ी लोहे की रखनी पड़ेगी या टाइटेनियम, या जो आप जैसे कहते हैं ना एल्युमिनियम टाइप, ये चीज़ आपको रखनी पड़ेंगी। वो बहुत ज़रूरी है, वरना ये चीज़ें बर्फ़ जो है वो सब तोड़ देती है। दूसरा एक और मेरा जो अब दिल है वो ये है कि ये मशीन आप देख रहे हैं, ये मेरी वर्मा पंप है, यानी जो मेरे घर की हीटिंग सिस्टम करता। ये आप देख सकते हैं कि बर्फ़ में इसके ऊपर भी बर्फ़ जब गिरती है ऊपर से तो बहुत ज़्यादा कवर इसको कर देती है और मुझे बार बार बर्फ़ हटानी पड़ती है। और ये बर्फ़ बड़ी सख्त हुई है इस वक्त, ये वाली बर्फ़ जो है। तो मेरा इरादा यही है कि इसके ऊपर भी एक छोटा सा रूफ़ यहाँ पर बना दिया जाए, और इधर रूफ़ जब अगर मैं बना दूँगा तो ये कि मेरी मशीन जो है वो थोड़ी सेफ रहेगी। तो अब देखते हैं कि मैं बात करता हूँ इससे से ही जो मेरा बिल्डर है कि अगर ये मुझे छत इसका थोड़ा सा बना दे, बाकी मुझे सिर्फ वो छत थोड़ा सा बना दे इसी तरह ही, यानी ये जैसा आप ये देख रहे हैं इस तरह करके वो छत ऊपर उस मशीन के आ जाए। नीचे जो है वो मैं बिल्ड खुद करूँगा, तो आपको साथ साथ दिखाऊँगा कि मैंने वो कैसे बिल्ड की हैं चीज़ें। तो चलें देखते हैं कि अब वो बिल्डर इसको कैसे फारिग करता है, क्योंकि अभी यहाँ पर भी थोड़ी सी वॉल्स आनी है यूँ करके आगे। यहाँ पर मैंने उसे कहा कि थोड़ी सी आपने वॉल्स बनानी है, तो देखते हैं कि वो फिर क्या करता है और कैसे बनाता है। चलें जी व्यूअर्स, एक और चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है कि जब आप लोग डीजल और पेट्रोल डलवाते हैं अपनी गाड़ियों में, तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आजकल डीजल और पेट्रोल बिल्कुल प्योर नहीं आते, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की जाती है। उसके लिए कुछ ऐसे केमिकल्स आपको बीच में मिक्स करने पड़ते हैं। ये केमिकल्स आजकल आपको अलहदा से ख़रीदने पड़ते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसा केमिकल, ये मेरे ट्रैक्टर के लिए है और ये डीजल के लिए है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अक्सर इस तरह का लेके और उसमें इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 3 दफ़ा, और गाड़ियों के लिए भी मैं अंदर यानी गाड़ी के अंदर भी मैं डालता हूँ ऐसा केमिकल। जी व्यूअर्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और ये क्या चीज़ें निकाल रहा हूँ। तो आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त किचन में हूँ अपने, और जो मेरा किचन ये बना हुआ है सारा, इस किचन की जो नीचे वाला हिस्सा है इससे काफ़ी ठंडी हवाएं बाहर को आती हैं। ये किचन मैंने बनाया था 2017 में और अभी 2025 है, तो किचन बिल्कुल नया है। लेकिन उसके बावजूद पीछे से बहुत ठंडी हवाएं नीचे से आती हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये किचन सही तरह से पीछे से आइसोलेट नहीं हुआ। जब ये जिसने ठेकेदार ने किचन बनाया था, मेरे ख्याल से उसने जो इसके पीछे की दीवारें हैं उनको सही तरह से उसने मजबूती से टाइट नहीं किया हुआ, या उसने वो उसे क्या कहते हैं कि सही तरह से उसको प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ, और वहाँ से कहीं से हवा अंदर आती है। तो आप जब कभी यहाँ किचन में खड़े हो तो खाना बना रहे हो तो टांगों पे हवा पड़ती है, और अभी भी फ्लोर को मैं हाथ लगाऊं तो फ्लोर ठंडा है। तो इसका मतलब है कि पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, यानी आइसोलेट नहीं हुआ। तो और ये मुझे पता चला था कुछ अरसे पहले। तो मैंने क्या किया था कि मैंने इस तरह के बैग्स, ये इसे हम नॉर्वे में कहते हैं गलावा, और ये मैंने जो है ना वो इसके ऊपर लिफाफे, मोमी लिफाफे चढ़ा के
इसको नीचे डाल दिया था। तो ये आइसोलेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्वे में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो सर्दी से बचने के लिए, आइसोलेशन के लिए ये वाले गलावा को इस्तेमाल किया जाता है। और आप साथ साथ ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं इस वक्त ये काम कर रहा हूँ तो ये इतनी ज़्यादा यानी प्रोटेक्शन किस चीज़ के लिए। देखें, जो लोग तो जानते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि जो आइसोलेशन है, जो ये गलावा, ये बनती है ग्लास, और ग्लास को तोड़ा जाता, जिस तरह आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि डोर बनती थी पुराने वक्तों पे, तो ये इसमें ग्लास के छोटे छोटे ज़र्रे बीच में डाले जाते हैं। तो ये ना, अगर तो ये पैकिंग से बाहर है, और इसकी खास यही वजह कि मैंने इसको पैकिंग में भी रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने चढ़ाया हुआ है। अगर आप इसको पकड़ लें बग़ैर यानी ग्लव्स के और बग़ैर अपनी ग्लासेस को चढ़ाए बग़ैर अगर आप इसको पकड़ लें हाथ से, तो अक्सर ही आपके हाथ के अंदर छोटे छोटे ग्लास के पीसेस चले जाते हैं और ये आपकी आंखों में भी जा सकते हैं। तो इसलिए आपको इस तरह की प्रोटेक्शन जो है ना वो इस्तेमाल करनी पड़ती है कि आपके चेहरा और आपके कपड़े वो इससे कवर ना हो जाएं। तो जब भी नॉर्वे में आइसोलेशन के साथ काम किया जा रहा होता है तो लोग पूरे तरीके से एक लिबास पहनते हैं, उसको बाद में उतार के फेंकते हैं, क्योंकि ये आपके साथ चिपक जाता है। इसके साथ साथ मेरे पास कैमरा, मैं चाह रहा था कि मैं इसको कैमरे को नीचे भेज के देखूं कि क्या वजह है कि पीछे से बहुत ज़्यादा हवा आ रही है। तो जी व्यूअर्स, काफ़ी चेक करने के बाद और देखने के बाद कैमरे में तो मुझे कुछ ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई कि ऐसा क्या है पीछे जो इस चीज़ को ऐसे कर रहा है कि यहाँ से हवा आ रही है पीछे से। मे भी हो सकते हैं छोटे छोटे सुराख हों और कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ से हवा आ रही है। मैंने इसको कुछ अरसे पहले काफ़ी ज़्यादा नीचे से सिलिकॉन वगैरह भर के और छोटे छोटे लकड़ियों के पीसेस जो जितने जितने मुझे थोड़ी थोड़ी जगह जो नज़र आती थी वहाँ पे मैंने उसको फिल करके और सिलिकॉन लगा के उसको सही तरीके से बंद कर दिया हुआ था। और अभी भी काफ़ी ऐसी जगहें जो बंद हुई हुई हैं, यानी कैमरा कुछ ऐसी चीज़ दिखा नहीं रहा कि क्या है। तो फिर मेनली मुझे लगता है ये ऐसे ही है कि दीवार के अंदर कहीं छोटे छोटे सुराख हुए हुए हैं जहाँ से हवा अंदर आती है और वो हवा फिर जो है ना वो फील करती है, आपको ठंडक जो है ना वो ग्राउंड की फील करती है। ऐसी कोई चीज़ पीछे मुझे नज़र नहीं आई। तो फैसला मैंने ये किया कि हवा तो आती है, यानी ये ठंडा फ्लोर होता है, तो यानी कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो कोई सुराख है। बेशक मुझे इस कैमरे में वो नहीं नज़र आ रहा प्रॉपर तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसा करते हैं कि इस सब को पैक करते हैं और वापस जोड़ के जिस तरह था वैसे करते हैं। और जो मैंने प्लान किया वो ये किया कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा खुलता है, यानी थोड़ी सी गर्मी आना शुरू होती है, बर्फ़ बाहर पिघल जाती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पूरे किचन के जो नीचे वाले ड्रॉर्स हैं उनको निकालूं। ऑलरेडी मेरे गले में वो आइसोलेशन लगनी शुरू हो गई है। बहरहाल इस सारे नीचे वाले हिस्से को मैं बाहर निकालूं, खोलूं और पीछे से दीवार को दोबारा से सही तरह से पैक करूं ताकि हवा आनी बंद हो जाए। तो ये मुझे करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि उसके बगैर ये मैं नहीं, इस हवा को नहीं मैं रोक सकूँगा।
तो ये थोड़ा एक लंबा चौड़ा काम है, लेकिन एक इसकी भी इंशाल्लाह ताला आपको मैं साथ साथ अपग्रेडिंग इसकी भी मैं अपग्रेड्स आपको साथ साथ देता जाऊंगा। मेरे गले में ऑलरेडी लगना शुरू हो गया गलावा। तो ऐसा करते हैं, इस सबको पैक करते हैं और फिर दोबारा मिलते हैं। जी व्यूअर्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके घर की जो लिस्टें हैं वो उखड़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देखें, ये आप जब भी दरवाज़ों में से गुज़रते हैं तो अक्सर ना चाहते हुए हर कोई इनके ऊपर पाँव रख के गुजरता, और जितनी बार आप इनके ऊपर पाँव रख के गुजरते हैं उतना ही ये लूज़ होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने ये दरवाजे इस जनवरी में लगवाए हैं, जनवरी से लेके मार्च तक, यानी मैं अगेन जो कह रहा हूँ कि 2025 नहीं 2024, मुझे ऑलमोस्ट साल हुआ है इन दरवाज़ों को लगाए हुए, जो आप मेरे घर में ये देख रहे हैं। और इधर मैंने ये जो दरवाजे लगाए हैं और इनमें आप देख रहे हैं कि लिस्ट ऑलरेडी उतरना शुरू हो गई है। उसकी वजह है कि जब भी आप इनके ऊपर पाँव रख के गुजरते हैं, ज़मीन है फ्लोर वुडिंग की होती है, वो हिलती रहती है, उस पर प्रेशर पड़ता रहता है, यानी बच्चे कूदते हैं, भागते हैं, लोग तेज़ी से वज़नी पाँव रखते हैं, हर एक चीज़ जो है वो अपनी जगह से मूव करती है, और जितनी वो हिलेगी उतने ही उसके चांसेस होते हैं कि वो उखड़ना शुरू हो जाए। ज़रूरी है कि उखड़ने को तो आप नहीं रोक सकते, यानी इस चीज़ को आप नहीं रोक सकते, लेकिन ज़रूरी है कि इसको जल्दी से ट्रीटमेंट इसका कर लिया जाए। अगर आप इसका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं करेंगे तो नुकसान ही हो जाएगा कि ये बिल्कुल उखड़ जाएगी। और याद रखें, नॉर्वे में लिस्टें बहुत महंगी हैं, ख़ास तौर पे ऐसी लिस्टें ये बहुत महंगी हैं। आप यानी फ्लोर की जो कीमत है कंपेयर टू इनके साथ, यानी इनके मुकाबले में फ्लोर बहुत सस्ता आता है। तो इनको आप जो है ना जल्दी जितनी ट्रीटमेंट कर लेंगे उतना बेहतर है। अब नॉर्मली तौर पे इनकी ट्रीटमेंट की जाती है कि इनमें जो है ना, जिस तरह वो मेखें कहते हैं या फिर पतले पतले कील होते हैं, और वो जो है कि आपकी जो गन होती है जो हवा के कंप्रेसर के साथ जुड़ी होती है, उस गन से वो इसमें शूट करते हैं और कील जो है वो अंदर चला जाता है। बड़ा पतला सा कील होता है, छोटा सा। अगर आप इसमें कोई ऐसा कील बीच में ठोकेंगे जिसके ऊपर आप थोड़ी से रख के आप इसको ठोकेंगे, तो नुकसान ये हो जाएगा कि ये लकड़ी के अंदर क्रैक आ जाएगा और ये टूट जाएगी, यानी खुल जाएगी लकड़ी। तो इसलिए अगर मैं इस वक्त इसके ऊपर कोई कील रख के हथौड़ी से उस पे ठोकूंगा तो लकड़ी टूट जाएगी और मुझे दोबारा लेके आनी पड़ेगी ये लकड़ी। और ये लकड़ी जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो इसका तरीकाकार मैंने ढूंढा कि मैं लगाऊंगा इसके नीचे लीम, और लीम कोशिश करूंगा मैं कि लकड़ी वाली जो लीम है वो लगाऊं, लेकिन वो भी मैं सिर्फ एक छोटे हिस्से पे लगाऊंगा, पूरी नहीं लगाऊंगा। उसकी वजह कि अगर मैंने इसको पूरी लीम लगा दी तो कल को अगर मैंने इसको उखेड़ना हुआ या मैंने इसको उतारना हुआ या फ्लोर चेंज करना हुआ या कुछ भी करना हुआ तो मुझे ये तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उतरेगी नहीं। तो इसलिए मैं हल्की सी जगह पे इसको लगाऊंगा नीचे इसकी उंगली से, ताकि जो है वो अपनी जगह पे ये बैठ जाए फिलहाल, क्योंकि पीछे इसके कील लगे हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि नीचे ये बैठती है और फिर अचानक यूं करके खड़ी हो जाती है। ये इसमें मूवमेंट है। तो इसको ठीक करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसा रिजल्ट आया। तो जी व्यूवर्स, मैंने अब क्या किया है कि मैंने इसको नीचे लीम लगा के साफ़ सुथरा करके इसके ऊपर एक हल्का सा वज़न रख दिया है, ताकि वो लिस्ट नीचे बैठी रहे और कुछ देर तक ये सूख जाए और अपनी जगह पे बैठ जाए। कोशिश करें कि यहाँ से फिर गुज़रना आना जाना जो है वो थोड़ी देर के लिए रोक लें, ताकि फ्लोर हिले नहीं और लिस्ट अपनी जगह से दोबारा से उठ ना जाए। तो चलें, ये काम भी फारिग हुआ, अपने अगले काम की तरफ चलते हैं। व्यूवर्स, ये थी अब तक की व्लॉग। कुछ काम फारिग हो गए हैं और कुछ काम रह गए हैं और कुछ काम नए आ जाएंगे। यूरोप में कभी भी आप फारिग नहीं होते, जब आप घर ले लेते हो तो आपको ख़ुद ये काम करने पड़ते हैं, वरना ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए खुदा हाफिज़।